हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ। ठीक है, जो पुराने हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं वो तो जानते हैं कि मैं इसमें आपको क्या पढ़ाता हूँ। जो नए जुड़े हैं मैं इनके लिए बता देना चाहता हूँ कि मैं इसमें आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और ये एक दिन में तो पॉसिबल है नहीं, तो आप इसलिए मैंने इसका नाम ही रखा है सिलेक्शन का होम्योपैथ। होम्योपैथ दवा जो है एक दिन में काम नहीं करती है, आपको भी पता है। ये काम करती है, आप इसे 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने करिए, तब इसका रिस्पॉन्स धीरे धीरे पता चलता है। तो वही यहाँ पे भी है। अब एक दिन में इसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आप डेली बाय डेली अगर करते रहें तो महीने 1.5 महीने में आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारी बातें तो आपसे होती रहेंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब ये चीज़ें आप करोगे ना, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की जो आदत है वो क्या होगा कि पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि ये दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है, ठीक है। अगर ये चीज़ें मैंने बताई है कि अगर आपको एक बार में समझ में आ गई तो आधा कैलकुलेशन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बाकी आधा बचता है तो वो माइंड में आप करते रहते हो सॉल्व, और उसमें से आधे में से कम भी आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन आप माइंड पे करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाओगे। बैंकिंग में ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आता हो, ठीक है। वो बहुत हार्ड नहीं आता, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन वही है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन माइंड में करते हो। और ये तब पॉसिबल है जब आप डेली बाई डेली प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो चलिए आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है आशुतोष के पास जो है x रुपए, उन्होंने इसमें से 350 रुपए की राशि 8.5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर निवेश किया। शेष राशि में से उन्होंने 15% और 20% प्रतिवर्ष की दर से 3 और 2 के अनुपात में निवेश किया। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल था, बचने के बाद 350 निकाल दिया, जो बच गया उसे हमने क्या किया, 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड करके 15 और 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसे भी क्या कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया। यदि आशुतोष को 4 वर्षों के बाद 969 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ तो x का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको करने का एक तरीका है कि आप x में से 350 घटाइए, फिर 3 और 2 का रेशियो निकालिए, तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा आपको बताते हैं कि आप मान लीजिए x बराबर हमने मान लिया। यहाँ पे देखिए बाद में क्या करना है, पहले 350 निकालेंगे, फिर बाद में क्या करना है, 3 और 2 के रेशियो में जोड़ना है। तो अगर हम ऐसा नहीं मान सकते, 3 और 2 5y मान लिया हमने, कि जो हमारा प्रिंसिपल था 5y प्लस 350, तो इसको सॉल्व करने में आसानी होगी कि नहीं होगी, ठीक। तो आप बताइए, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बात बताइए कि 350 रुपए, अब इसमें से हमने क्या किया, ये हमारा x का मान हो गया, हमने मान लिया, ठीक है। तो 350 रुपए हमने इसमें से निकाल दिया, और कितना किया, 8.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पे दिया, और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो एक साल में 8.5% मिल रहा है, तो 4 साल में कितना मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है भाई,
एक साल में इतना मिल रहा है, 2 साल में फिर उसका डबल मिलेगा, 3 साल में 3 गुना, 4 साल में 4 गुना, यही तो करते हैं। या तो PRT/100 आप फॉर्मूला का यूज कर भी कर सकते हैं। तो सीधा सीधा अगर एक साल में 8.5% मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 साल में 17% मिलेगा और 4 साल में 34% मिलेगा, वो भी किसका, प्रिंसिपल का। तो हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, 350 रुपये। तो पता ही 350 रुपये पे ब्याज कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 34%। भाई 4 साल में कितना, 34%, परसेंटेज को हटाया तो क्या किया, 100। अब चाहो तो PRT/100 से भी कर सकते हो, बात वही आएगी। SI बराबर क्या होता है, PRT/100। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, टाइम कितना है, गुणा किया वही तो आता है, अपॉन 100 यही लिखते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा 350 का हो गया। अब बच गया हमारे पास, हम कितना बच गया, 5y बचा। भाई 350 निकाल दिया तो हमने, हमारे पास बचा कितना, 5y। अब कह रहा है 5y को 3 और 2 के रेशियो में तोड़ना है, तो 3 और 2 के रेशियो में नहीं तोड़ सकते हैं। एक जगह 3y हो जाएगा, एक जगह 2y हो जाएगा, यही तो होगा। 3 2 5 यूनिट बराबर 5y, तो 1 यूनिट बराबर 1y, तो 3 और 2 के रेशियो में 3 यूनिट बराबर 3y, 2 यूनिट बराबर 2y। तोड़ सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। अब कह रहा है जो 3y है उसको 15% वार्षिक साधारण ब्याज पे, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल। अगर 15% साधारण ब्याज पे दे रहा है तो 4 साल में कितना मिलेगा इस पे, 60%। तो परसेंटेज हटा है तो 100। फिर बचा क्या, 2y प्रिंसिपल हमारा। तो 2y बराबर कितना, 20% दे रहा है, तो 4 साल में कितना, 80%, 80/100 हो जाएगा। जो कि कुल तो टोटल ब्याज कितना हो गया हमारा, 969 रुपये के बराबर है। ये हमारा क्या है, टोटल ब्याज आ गया। तो ये भी हमारा टोटल ब्याज है, इंटरेस्ट। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा ये हमारा हो जाएगा 34, ठीक है। तो ये कितना होगा, 50 सत्ते, यहाँ 50 दूना, यहाँ कितना 7 17, सॉरी, ठीक। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ कितना जाएगा, 17 सत्ते 119 प्लस 6 त्रिक 18y 10। यहाँ कटने को और कटेगा, लेकिन ये है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, उतना ही काटेंगे जितना सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 8 दूनी 16y बटा 100। यहाँ कितना, 969। 119 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, और ये देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या होगा, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 34y बटा 10, और 119 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 850 बचेगा। तो अब देख लो, 17 दूना 34, 17 पचे 85, 50 आया। यहाँ कितना आया, 25। अब 10 का गुणा इधर कर दो, तो y बराबर कितना, 250 हो गया। अब y का मान 250 हो गया, तो हमसे पूछ रहा है x का मान। x का मान हमने क्या माना, y प्लस 350। तो x बराबर कितना, 5y प्लस 350 रख देते हैं y की जगह। तो कितना होगा, y की जगह रखना, 25 पंचे 125, मतलब 1250 प्लस 350 कितना हो जाएगा, 12 3 15 1 1600। x का मान कितना आ गया, 1600। तो कितनी आसानी से हो गया। अगर यही आप x निकालते, क्या निकाल 350, फिर इसको 3 और 2 को रेशियो में तोड़ते तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएंगी कि हमें कुछ ना कुछ मान लेते हैं और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसा, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब ध्यान से पढ़ते हो ना, तो अगली बार जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपके माइंड में तुरंत फ्लैश करेगा कि ये तो क्वेश्चन मैंने किया है, और कैसे किया है वो भी याद आ जाता है आपको। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है भास्कर ने जो है 15 रुपये प्रति वस्तु की दर से 90 वस्तु खरीदी। उसने 50% वस्तु 20% लाभ पर बेची, फिर जो है शेष में से 33.33% वस्तु 40% लाभ पर बेची।
अगली जो है 70% वस्तु 20% हानि पर और बाकी बची हुई वस्तु को 40% हानि पर बेची, तो पूरे लेन देन में उसका कुल या लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो टोटल वस्तु उसने कितने खरीदी? 90 वस्तु खरीदी। कितने में? एक की कीमत कितनी है? 15 रुपए। तो आप बताओ, एक की कीमत 15 रुपए है तो 90 की कितनी कितनी 15 9 135, मतलब 1350 रुपए हमारी क्या हो गई? टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई। इतना समझ में आया? तो एक बात बताइए, हम अगर निकाल लें कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, टोटल प्रॉफिट या लॉस, और अगर हम 1350 टोटल कॉस्ट प्राइस मिल ही गया, तो हम बता नहीं सकते परसेंटेज में कि कितना हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये पता चल जाए कितने का, और टोटल कॉस्ट प्राइस तो है ये है हमारे पास। ठीक है, तो आप इसे चाहो तो पूरा बेसिक से कर सकते हो, या फिर एक तरीका है कि इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ कितने का लॉस हुआ वो भी हम निकाल सकते हैं, जैसा कि इसमें दिया है क्वेश्चन में। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 50% वस्तु जो है 20% लाभ पर बेची। तो एक बात बताइए, 50% कितना होगा इसका? 90 का मतलब 45। 45 वस्तु उसने क्या किया? 20% लाभ पे बेचा। तो एक वस्तु की कीमत कितनी है? 15 रुपए है। एक वस्तु पे हमें अगर प्रॉफिट पता चल जाए तो भाई 45 वस्तु पे हमें टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा। अगर एक वस्तु पे हमें प्रॉफिट पता चल जाए कितने का हो रहा है या लॉस हो कितने का हो रहा है, तो हम जाहिर सी बात है जितनी वस्तु होगी उसका गुणा कर देंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा। ठीक, तो चलिए भाई, कॉस्ट प्राइस तो हमारी क्या है? 15 रुपए ही है। तो 15 रुपए के कह रहा है कि 20% लाभ पे बेचा जाता है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ होगा? एक बताइए, एक वस्तु पे प्रॉफिट कितने का हुआ होगा? यही तो हम देखते हैं, कॉस्ट प्राइस से ही तो देखते हैं कि अगर 15 रुपए है तो कह रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20 का मान कितना होता है? 1/5 होता है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 तिहाई 15, मतलब 15 रुपए पे 20% मतलब 3 रुपए का प्रॉफिट होता है। एक वस्तु जो हमारी है 15 रुपए के है और उस पर 20% की प्रॉफिट मतलब 3 रुपए के। एक वस्तु पे अगर 3 रुपए की प्रॉफिट हो रही है तो एक बताइए कि 45 वस्तु पे कितने की प्रॉफिट होगी? बता सकते हैं ना? तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करते हैं यहाँ। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे 15 वस्तु है, सॉरी, एक की कीमत कितनी है? 15 रुपए। इसका 20% कितना होगा? 20 1/5। तो एक वस्तु का हमें निकल आया, ये कितने का निकल आया? एक वस्तु की प्रॉफिट निकल आई, तो 45 वस्तु का कितना होगा? 45 से गुणा कर दिया। ठीक, इतना समझ में आया? अब आगे आ जाते हैं। अब क्या जाते हैं? आगे आ जाते हैं। आगे कह रहा है कि फिर शेष में से 33.33% वस्तु। भाई 45 वस्तु तो यहाँ पे कहानी हो गई, अब बची कितनी? 45। 45 का 33.33% मतलब क्या? 33.33 मतलब 1/3। तो 45 का 1/3 कितना? 15। कितना? 15। 33.33% ऑफ रिमेनिंग का है। ठीक, तो यहाँ पे भी मैंने कहानी क्या बताई कि यहाँ पे बोल रहा है कि 40% का लाभ हुआ। तो एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 15, उस पर इसका 40% कितना होगा? 2/5 होगा। तो ये हमें क्या मिल गई? एक वस्तु की प्रॉफिट मिल गई। अब एक वस्तु की प्रॉफिट मिल गई, टोटल वस्तु कितनी है? 15। तो 15 से गुणा कर दिया। ठीक, अब आगे आ जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं। ठीक, अब आगे कह रहा है कि यहां तक हो गया। कह रहा है 70% वह जो है 20% हानि पे, मतलब अब जितनी बच गई उसका 70%। एक बात बताइए, 45 यहाँ 15 इतना कितना? 60 का 15 कितना? 60 खत्म हो गया, बचा कितना? 30। 30 का 70% कितना होगा? जाहिर सी बात है कि 30 का 70% 21 वस्तु होगी। अब यहाँ पे भी हम क्या कह रहा है? 20% की हानि पर। भाई एक की कॉस्ट प्राइस 15 रुपए है, इसका 20% हानि मतलब माइनस की बात कर रहा है, घाटे पे, तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो 20% का मान कितना होता है? 1/5। घाटे पे इसलिए माइनस, प्रॉफिट हो रहा था प्लस किया, और तो 21 वस्तु पे कितना हो जाएगा? 21 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब बाकी शेष वस्तु, बाकी कितनी बच गई? 9 वस्तु बच गई। को 40% हानि पर, तो एक पे कीमत कॉस्ट प्राइस 15 है, तो 40 पे हानि कितनी हो जाएगी इसकी? 2/5। 40% का मान 2/5, तो 9 वस्तु के इतनी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे लॉस। तो ऑल ओवर देख लेते हैं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है हमें। तो देखिए 15/1/5 सब में कॉमन है। कॉमन है कि नहीं है? तो 15/5 कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ कितना बच गया?
45 प्लस का 45, यहाँ पे कितना बचा 15 दूना 30 प्लस का, यही तो बचा। यहाँ कितना बच गया माइनस 15 और 5 गया तो यहाँ 21 बच गया माइनस का। यहाँ पे कितना 15 5 गया तो कितना 18 माइनस का। ये हमारी क्या है ऑल ओवर है, या प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस देख लेते हैं। प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, या तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3 15, ये कितना हो गया 21 और 18 कितना 39, 45 में से 39 गया तो कितना 6, तो ये 36, तो ये कितना हमारा हो गया 36, 3 गुणित 36 मतलब प्रॉफिट हो रहा है, प्लस का रहा है, तो हमारा क्या गया प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें कह रहा है प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज हम नहीं निकाल सकते। 3 गुणित 36 बटा कितना 1350, कितना हो जाएगा गुणित 100। तो सॉल्व कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 27, 5 दूनी 10, 9 चौको 36, 9 त्रिक 27, फिर 3 से 3 कैंसिल, 4 दूनी 8, कितना आया प्लस का 8% आया, मतलब 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कौन सा सही है हमारा डी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक है, जैसा मैंने बताया वैसा वैसा आप करते जाइए और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आपको बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। हर बार मैं कहता हूँ कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर रहेगा ना आपका, तो आप शॉर्ट मेथड अपने से बनाओगे। मैं ये कहता हूँ आपसे कि आप खुद ब खुद बनाओगे, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट के चक्कर में हो कि शॉर्ट शॉर्ट मुझे आना चाहिए, तो आना चाहिए भाई, वो भी सही है, लेकिन बेसिक पहले आना चाहिए, बाद में शॉर्ट भी आना चाहिए, मतलब दोनों आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपकी बेसिक जरूरी है, और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए शॉर्ट मेथड जरूरी है। तो दोनों चीज़ें आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने शॉर्ट शॉर्ट सीख लिया, अगर उस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपने सट्टा धड़ल्ले से सॉल्व कर लिया, और थोड़ा सा भी चेंजिंग हुआ तब भी वही मेथड लगा रहे हैं, तो गलत हो जाएगा, फिर आपका टाइम भी जाएगा और आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वही शॉर्ट मेथड आप धड़ल्ले से लगा के आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक निश्चित राशि को अमर, बंटी और चंदन के बीच में जो है 5 7 और 4 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से उसे 7 11 और 6 के अनुपात में बांट दिया गया, जिससे बंटी को जो है 25 रुपए अधिक प्राप्त हो गए। तो अमर को वास्तव में कितनी राशि प्राप्त हुई। ठीक है, तो बांटा किस में जा रहा, राइट वाला क्या था, राइट वाला जो था कौन कौन अमर, बंटी और चंदन, बांटा किस में जाना था उनको 5 7 और 4 के रेशियो में बांटा जाना था, और बांट कितने में दिया 7 11 और 6 के अनुपात में। तो एक बात बताइए, अमाउंट तो सेम रहा होगा ना दोनों जगह, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग अमाउंट रहा होगा, तो अमाउंट तो सेम रहा होगा कुछ भी हो। तो आप बताइए कि अगर मैं अमाउंट मान लूँ कि 100 मान लूँ, तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी हमें। तो हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशन के लिए, यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं 5 7 5 12, क्योंकि बांटना तो इसी रेशियो में 5 7 और 4 की रेशियो में। तो टोटल इनका कितना है 7 4 11 5 16, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 16, इसका टोटल 16 आ रहा है। इनका टोटल देखा जाए तो कितना आ रहा है 11 7 18 6 24 आ रहा है। देख लो यहाँ पे टोटल अलग अलग है, जबकि टोटल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए ना भाई। हम अगर डिवाइड कर रहे हैं गलती से, तो टोटल तो हमारा सेम होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग है। एक ही पैसा देना था ना हमें, मान लीजिए अगर हमें 100 ही रुपए देना था, तो पहले जो राइट वाला था उस रेशियो में देना था, लेकिन हमने नहीं दिया, रॉन्ग वाले में दिया, तो अमाउंट तो सेम होना चाहिए था। तो यहाँ अमाउंट क्या है देखा जाए तो टोटल अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम लेके कितना आएगा 48। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारी टोटल अमाउंट थी, माना टोटल अमाउंट जो है हमारा, टोटल अमाउंट जो हमारा वो हमने मान लिया कि वो हमारा कितना था 16, 48 इनका एलसीएम ले लिया, तो 48 एक्स हमने मान लिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इनकी।
तो टोटल हमारा अमाउंट 48 एक्स है। तो आप बताइए पहले के सही वाला जो था हमें किस में बांटना था, 5 7 और 4 के रेशियो, मतलब इसको 5 मिलना चाहिए था, इसको 7, इसको 4। तो 5 7 12 4 16, 16 यूनिट का मान कितने के बराबर भाई, टोटल इनका इतना होना चाहिए ना 48 एक्स के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना, 3 एक्स। तो एक बात बताइए 15 यूनिट का मान, 5 यूनिट का मान कितना होगा, 15 एक्स। यहाँ कितना होगा, 7 तरीके 21 एक्स। इसको कितना, 4 3 12 एक्स मिलना चाहिए। इसको कितना मिलना चाहिए था पहले, 15 एक्स 21 एक्स 12 एक्स। लेकिन उसने गलती से कितने में बांट दिया, 7 11 और 6। अब भाई टोटल अमाउंट तो हमारा यही है ना 48। तो एक बात बताइए 7 11 7 18 6 24, तो 24 यूनिट का मान कितना, 48 एक्स। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा, 2 एक्स आया। तो यहाँ पे कितना मिला इनको, 14 एक्स मिला। यहाँ पे कितना, 22 एक्स, इनको 12 एक्स। अब ना विश्वास हो तो देख लो भाई टोटल इनका कितना है, 15 12 15 21 और 12 48 एक्स, 14 22 और 12 48 एक्स। टोटल अमाउंट दोनों का सेम है, बस अलग अलग अमाउंट मिला है इनको। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इस अनुपात में बांट दिया गया जिससे बंटी को 25 रुपए अधिक मिले। आप बताओ बंटी कौन है, ये है। पहले इसको कितना, जो सही वाला था वो 21 एक्स मिलना चाहिए था, लेकिन जो गलती से बांटा उसमें 22 एक्स मिल गया, मतलब 1 एक्स ज्यादा मिल गया। कितना, 1 एक्स ज्यादा मिल गया। यहाँ पे देखा जाए तो कह रहा है 1 एक्स ज्यादा मिल गया, लेकिन वो कह रहा है नहीं 25 रुपए अधिक मिला। मैं कह रहा हूँ 1 एक्स ज्यादा मिला, लेकिन वो कह रहा है नहीं 25 रुपए ज्यादा मिल गया। तो 1 एक्स का मान कितना आ गया, 25 रुपए के बराबर। तो एक्स का मान हमें कितना मिल गया, 25 रुपए। तो अब जिसका पूछिए उसका बता दीजिए। तो कह रहा है ना अमर को वास्तव में कितनी राशि प्राप्त होनी चाहिए थी। तो आप बताओ कितनी होनी चाहिए, 15 एक्स। तो 15 एक्स का मान कितना होगा, 25 गुणित 15, तो कितना होगा, 15 दहा मधु से 50, 15 15 15 25 25 पंचे 125, तो कितना हो जाएगा, 375। तो 375 कौन सा, ई वाला। तो क्वेश्चन क्या था, बहुत हार्ड था, बहुत सिंपल था, ठीक है। तो जब भी बांटने की बात आए तो टोटल जो अमाउंट है आपको भी पता है कि वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप कोई एक फिक्स अमाउंट मानिए, और वो मानना कैसे है, इनके रेशियो टोटल दोनों का जोड़ लीजिए, जो आ जाए उसका एलसीएम लेके वही मान लीजिए। तो क्या होगा, डिवाइड करने में आसानी होगी। आप अपने से भी कुछ भी मानोगे, 100 या 50 मान लोगे तब भी आप करोगे, लेकिन ये है कि आंसर वही आएगा। लेकिन डिवाइड जब करोगे उनको रेशियो में, तो दशमलव में कहीं ना कहीं आपका आएगा कि ए को इतने दशमलव मिला, बी को इतना दशमलव मिला, सी को इतना मिला, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है एक ट्रेन जो है 3 मीटर पर सेकंड की गति से उसी दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है। वही ट्रेन एक पुल को जो है 45 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई क्या होगी, ठीक। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो यहाँ स्पीड क्या दिया है ट्रेन की, 54 किमी प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 5/18 से गुणा, तो 5 18 तिरिक 54, 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। तो एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बताया कि ये ट्रेन जा रही है और कोई व्यक्ति है इधर, अगर उसको पार कर रही है, ये भी दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। तो डिस्टेंस मैंने क्या बताया कि व्यक्ति यहाँ पर रह गया, ट्रेन पार कर गई, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अभी इसका मुंह यहाँ था ट्रेन का, अब यहाँ पहुँच गया, तो पार किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल की, क्योंकि व्यक्ति की कुछ नहीं, जीरो मानते हैं जब तक दिया हो। तो क्या होगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया।
इसकी स्पीड कितनी होगी? जब मैंने कहा है कि सेम डायरेक्शन में दौड़ चल रहे हो तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है? रिलेटिव स्पीड, वीआर। जिसकी जो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी कम वाले में इसको घटा देंगे। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? 15। और ये 3 मीटर पर सेकेंड किसकी स्पीड है? व्यक्ति की। तो घटा दिया तो कितनी होगी? 12 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताओ कि कह रहा है 15 सेकेंड में तो क्या होता है? v बराबर क्या होता है? d/t। तो v का मान कितना आ गया हमारा? रिलेटिव स्पीड कितनी आई? 12 मीटर पर सेकेंड आई। स्पीड हमारी आ गई। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? ट्रेन की लंबाई के बराबर, जो कि हमें नहीं पता। टाइम कितना लग रहा है? 15 सेकेंड। तो एल टी मतलब ट्रेन की लंबाई में कितना मिल गई? 15 12 180। 15 12 का गुणा किया तो 180 मीटर। अब कह रहा है वही ट्रेन एक पुल को 45 सेकेंड में पार करती है। तो मैंने बताया ना कि जब ट्रेन पुल को पार करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? ये पुल हो गया और ये पुल हो गया, ये ट्रेन हो गई। तो अभी इसका मुंह कहाँ है? यहाँ है। पार करते 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 अब पुल तो हमारा यहीं रह गया, ट्रेन कहाँ पहुँच गई? यहाँ पहुँच गई। इसका मुंह यहाँ हो गया। तो एक बात बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अभी यहाँ पे थी, इसका मुंह यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से पहुँच के यहाँ हो गई। तो कितनी डिस्टेंस? एल टी प्लस पुल की लंबाई, यही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक। तो ये v बराबर कितना? स्पीड कितनी है? अब पुल तो चल नहीं रहा है, ट्रेन सिर्फ चल रही है, तो ट्रेन की स्पीड लेंगे ना। ट्रेन की स्पीड कितनी होगी हमारी? 15 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है? एल टी प्लस पुल की लंबाई, एल पी कर देते हैं। ठीक। और टाइम कितना आपने दिया है? 45 सेकेंड। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका गुणा इधर किया, इसका इधर किया। तो एल टी का मान कितना है? 180 है, क्योंकि हमने ट्रेन की लंबाई निकाल रखी है। पुल की लंबाई में नहीं पता, वही हमसे पूछ रहा है। तो 45 15 का गुणा किया तो कितना आया? 15 चौका 60, 15 पचे 75, 675 हुआ। इधर लेके आते हैं, 200 घटाते हैं, तो 200 घटा दिया डायरेक्टली, तो क्या होगा? 475 बचा। भाई 180 घटाना था, मैं 20 ज़्यादा घटा दिया, तो 20 क्या करेंगे? जोड़ दिया। तो ये कितना होगा? 495 मीटर आया हमारा। तो आप बताइए इसको सॉल्व करने के लिए क्या आपको पेन और पेपर उठाने की ज़रूरत थी? अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो। नहीं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपनी कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है। कह रहा है एक गांव में जो है कुल मतदाताओं में से 70% पुरुष है और कुल महिला मतदाताओं में से 50% की आयु जो है 18 वर्ष से अधिक है। यदि कुल मतदाताओं में से 57% की आयु 18 वर्ष से अधिक है तो 18 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुष मतदाताओं की प्रतिशतता क्या ज्ञात करनी है। ठीक है। तो एक बात बताइए, गांव की जनसंख्या हमें नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया? टोटल गांव की जनसंख्या 100x। ठीक है, कितनी मान लिया? 100x माना। तो कह रहा है 70% पुरुष हैं, तो 70% क्या है? मेल है, पुरुष हैं। तो 100 का 70% कितना होगा? जाहिर सी बात है, सीधा सीधा 70x होगा। इतना तो निकाल ही सकते हो आप। और आगे कह रहा है कि कुल महिला मतदाताओं में से 50% किया 18 वर्ष से अधिक है। अगर टोटल जो है मेल 70 हैं तो जाहिर सी बात है फीमेल कितनी होंगी भैया? जो बच गई वो फीमेल, 30% फीमेल होंगी। तो कितना है ये? 30x। अब इसमें से कह रहा है 30 में से जो महिलाएं हैं, टोटल महिलाएं कितनी है? 30x, जिसमें से अब जो है 50% जो है आयु 18 वर्ष से अधिक है। तो 18 वर्ष से अधिक कितने की है? 50% की। तो 50% कितना होगा? 50% मतलब आधा, कितने? 15x। ठीक। तो जाहिर सी बात है कि तब 50% कौन सी होंगी भाई? 18 वर्ष से कम आयु वाली। तो 18 माइनस कर दिया, ये भी 15x। ठीक।
और आगे कह रहा है कि यदि कुल मतदाताओं में 57% किया है 18 वर्ष, तो कुल मतदाता में कुल कितने हैं 100x, इसमें से 57% कितना होगा इनका, 57% कितना होगा 57x, जिनकी आयु क्या है 18 प्लस है। तो एक बात बताइए कि इसमें क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों है, इसमें क्या है मेल एंड फीमेल दोनों है। तो हमें एक बात पता है कि नहीं, फीमेल का पता है, तो मेल हम निकाल सकते हैं कि मेल कितना होंगे 18 प्लस वाले, 57 माइनस कितना हो जाएगा 15x होगा। तो एक बात बताइए कितना बच जाएगा, 42x बचेगा, जो कि मेल 18 प्लस होंगे। तो मेल 18 प्लस कौन से होंगे 42x, ये कितना होंगे हमारे 28x, जो होंगे 18 से कम। तो हमसे पूछा क्या है कि 18 वर्ष से अधिक वाले, 18 वर्ष से अधिक वाले कितने हैं 42, पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत कितना है। अब भाई बताओ कि टोटल कितने हैं, ये 42x हैं, ये कितना है हमारा 18 प्लस 42x, और टोटल पुरुष कितने हैं 70, तो 70x, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से क्या किया गुणा कर दिया, तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7×42, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60%, कितना 60%, तो कौन सा सही है हमारा ये सी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। ये सारा कैलकुलेशन आप जो है वो माइंड में कर सकते थे, धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे तो। ये तो मैं लिखता हूँ इसलिए हूँ कि ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है, कि आया कहाँ से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है एक कार एक बाइक की गति का अनुपात जो है 5:8 है, वे एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, 4 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी जो है 36 किलोमीटर होती है, यह ज्ञात कीजिए कि बाइक 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको बताता हूँ बेसिक मेथड, कि बेसिक से इसे कैसे सॉल्व करते हैं और आप शॉर्ट में से कैसे कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कार की एंड बाइक की स्पीड दे रखी है, रेशियो, तो कितने का 5 और 8 का। तो क्या मैं इसे 5x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मान सकता हूँ, मान सकता हूँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि रेशियो में है, रेशियो से हटाया तो इसका क्या 8x किलोमीटर प्रति घंटा। इतना बात समझ में आई आपको, ठीक, क्योंकि हमने क्या किया एक्स एक्स दोनों तरफ गुणा किया है ना, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है उसका मान। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, कार की और बाइक की स्पीड। कह रहा है 4 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 36 किलोमीटर। एक बात बताइए, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है, ये 4 किलोमीटर में बाइक कहाँ पहुँच गई, 36 किलोमीटर पहुँच गई यहाँ पे, सॉरी 36 किलोमीटर नहीं, 4 घंटे में कितना 8 चौका 32x किलोमीटर पहुँच गई, कितनी 32x किलोमीटर, ठीक। कौन पहुँच गया, बाइक, भाई 1 घंटे में 8x, तो 4 घंटे में कितना 8 चौके 32x। तो कार कहाँ तक पहुंची होगी भाई से, कार 4 घंटे में कितना 20 किलोमीटर चली होगी, तो 20x किलोमीटर कार यहाँ पहुंची है, बाइक यहाँ पहुंची है। तो आप बताओ इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये भाई 32 किलोमीटर पहुंच गया, 20 ही, तो इनके बीच की डिस्टेंस तो यही तो होगी जो होगी, तो ये कितना है 12x किलोमीटर। तो ये हमारा कितना आया 12x किलोमीटर, वो कह रहा है कितना 36x किलोमीटर। तो 12x बराबर क्या, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, तो x का मान कितना 3 किलोमीटर। तो एक बात बताइए कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बाइक ने, तो x का मान हमें पता चल गया कितना 32 × 4, और इसने इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 गुणते, सॉरी 3 है ना x का मान, सॉरी 3, यहाँ पे कितना 3। तो एक बात बताइए कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया
60 किलोमीटर, इसने कितना, 3 त्रिका 9, और तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96 किलोमीटर। तो आप बताओ कि आगे कह रहा है कि यदि यह ज्ञात कीजिए कि बाइक 216 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में। तो भाई बाइक की स्पीड में पता करनी पड़ेगी ना, ये बात बताइए कि इस बाइक की स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी। ये 96 किलोमीटर जो उसने ट्रेवल किया वो कितने घंटे में, 4 घंटे में। 96 तो इस डिस्टेंस अपॉन टाइम, 96 किलोमीटर कितने घंटे में, 4 घंटे में, तो हमारी स्पीड क्या जाएगी, 24 चौका 94। तो बाइक की स्पीड क्या आ गई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताओ कि टाइम कितना लगेगा 216 किलोमीटर में। तो 216 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी बाइक की, 24, तो कितना हो जाएगा, ये 9 घंटे लगेगा। कितना लगेगा, 9 घंटे। तो कौन सा सही हमारा ये। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। यहाँ पे हमने क्या किया, स्पीड को मान लिया और क्या किया, 4 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और 8 घंटे में इसने, सॉरी 4 घंटे में इसने कितना, मतलब कार ने, और 4 घंटे में बाइक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो उन्हीं के बीच का अंतर तो 36 किलोमीटर है, तो उन्हीं के बीच का अंतर निकाल लिया, तो वहां से हमें एक्स का मान निकल गया, तो टोटल डिस्टेंस निकल गई। तो आपको ये बात याद रखनी है कि टोटल जो डिस्टेंस चला है वो कितने, 4 घंटे में। तो स्पीड हमारी क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही हमारी क्या होती है, स्पीड होती है ना। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कितना डिस्टेंस, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो 216 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 216, टाइम स्पीड हमारी 24, तो कितना घंटे लगेगा, बता सकते हैं, 9 घंटे। तो ये हमारा था क्या था, बेसिक। अब मैं आपको, सॉरी वो नहीं, डबल नहीं किया क्या, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसका शॉर्ट मेथड भी आप कैसे कर सकते हो। मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, गायब हो जाता हूँ, ठीक है। साथ के साथ मैं बता देता हूँ आपको। तो शॉर्ट मेथड में आप क्या कर सकते थे इसे, शॉर्ट मेथड में आप क्या कर सकते थे, शॉर्ट मेथड में आप इसे कह सकते थे कि कार की और क्या दे रखा है, बाइक की स्पीड की रेशियो दे रखी है, कितनी स्पीड की, कितनी, 5 और 8 का, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया, v बराबर क्या, d/t। तो बात तो हो रही है दोनों के लिए 4 घंटे की, हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, टाइम क्या है हमारा, सेम है, सेम है। तो स्पीड क्या होगी, डायरेक्टली डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे अगर हमारी स्पीड ये है तो डिस्टेंस कितना होगा हमारा, 5 8। जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 5 और 8 का। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक बाइक ने कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 यूनिट। लेकिन वे कह रहा है कि उनके बीच 36 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो इनका अंतर कितना है, 3 यूनिट। और ये कह रहा है 36 किलोमीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना, 12 किलोमीटर। किलोमीटर। तो यहाँ पे कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर, और इसने कितना, 12 × 96 किलोमीटर। तो एक बात बताइए कि जो 36 किलोमीटर का आया डिस्टेंस, ये 4 घंटे में आया। तो ये कहने का जो 60 किलोमीटर चला वो कितने, 4 घंटे में। तो बाइक की स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ बाइक कितनी होगी, 96 किलोमीटर चला कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो एक बात बताइए, 1 किलोमीटर कितने घंटे में चला, 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। तो पूछ रहा है ना हमसे कि 216 किलोमीटर, तो टाइम कितना होगा 216 किलोमीटर का, 216/24 बराबर कितना, 9 घंटे। तो यही कहानी तो हमने यहाँ भी की थी, ठीक है, बेसिक वाले में भी की थी। तो ये हमारा रेशियो मेथड है। तो आप बेसिक क्लियर रखो, साथ के साथ क्या करो, शॉर्ट मेथड भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, और मैं आ जाता हूँ सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है।
तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहे एक आयताकार मैदान की 4 दीवारी जो है 5 रुपए प्रति मीटर, एक बात आपने ध्यान दिया, 5 रुपए प्रति मीटर की दर से की गई, ठीक। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8 और 5 का है। यदि 4 दीवारी की कुल लागत जो है 390 रुपए आई तो मैदान का क्षेत्रफल बताना है, ठीक। तो एक बात बताइए कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, LB का रेशियो दिए रखा है कितना, 8 और 5 का। तो हम मान लेते हैं उसकी लंबाई कितनी 8x है और चौड़ाई कितनी 5x मीटर है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया है कि आयताकार है, तो आयताकार हमने बना दिया। तो उसने क्या बोला है कि 5 रुपए प्रति मीटर की दर से, ठीक है, 5 रुपए प्रति मीटर की दर से, मतलब यहाँ से अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर का यहाँ पे 5 रुपए लिया, फिर यहाँ पे 5 रुपए लिया, मतलब हाइट से मतलब नहीं है उसकी, ये लेंथ देखो कितनी है, जितनी लेंथ होगी उतने 5 रुपए प्रति मीटर। तो एक बात बताओ आप कि अगर एक 5 रुपए प्रति मीटर ले रहा है तो टोटल 390 रुपए लिया। मैं यही कहूँ कि एक पेन की कीमत 5 रुपए और टोटल हमने 50 रुपए खर्च किए पेन खरीदने में, तो टोटल हमारे पास पेन कितने थे। तो आप क्या कहोगे, 50 में 5 से भाग दिया, मतलब आपने सर 10 पेन खरीदा। तो वही कहानी यहाँ भी है भाई, कि यहाँ पे लेंथ कितनी है, लेंथ की बात हो रही है, हाइट वाइट की बात नहीं हो रही है, प्रति मीटर की बात हो रही है कि लेंथ के हिसाब से वो ले रहा है, यहाँ पे लेंथ के हिसाब से, हाइट कितनी भी हो उससे मतलब नहीं है, ठीक। तो आप बताइए कि लेंथ हमारा मिल जाएगा। लेंथ मतलब क्या, परिमाप, यही लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई तो होता है लेंथ, परिमाप। तो यही तो हमारी लेंथ है भाई, ये चारों जोड़ दिया तो हमारा परिमाप कितना हो जाएगा। आप बताओ कि 390 रुपये टोटल ले रहा है, तो 1 मीटर का 5 रुपये तो कितना 78 मीटर हमारा क्या है परिमाप। अब परिमाप किसका, आयत का। तो आयत का परिमाप नहीं निकाल सकते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई 2L+B होता है। L का मान भी दिया है, B का मान भी है, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8 5 13, 13x आएगा। यहाँ कितना है 78 मीटर। तो 13 छक्का 78, 2 3 6, तो x का मान कितना आ गया 3 मीटर आ गया। तो यहाँ x का मान नहीं रख सकते हैं, कितना आएगा 8 3 24, यहाँ कितना आएगा 5 3 15, ठीक। इतना तो आ गया, सॉरी x नहीं आएगा मीटर आएगा, x का मान ही तो रखा हमने। अब कह रहा है मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल नहीं बता सकते, लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो कितना होएगा 24 गुणित 15। अब इसको सॉल्व करने का कितना 15 दूना 30, 15 चौका 60, 360 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। तो कितना हो गया 360 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे देखिए 5 रुपए प्रति मीटर बोला है और परिमाप हमारा निकल आएगा, और परिमाप क्या होता है, वही तो होती है उसकी कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है टोटल, ठीक। समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है भुवन ने योजना ए में x रुपए का निवेश किया, जो 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष जो है 16 सही 2/3 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करती है। योजना ए से प्राप्त राशि उसने बी में फिर निवेश किया, जो कि 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 15% साधारण ब्याज देती है। यदि भुवन को कुल जो है 2205 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ तो x का मान ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए कि मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो और वहां पे हमें टाइम और क्या दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, पी और ए का रेशियो।
तो यहाँ पे बताइए कि पी और ए का रेशियो मिलेगा हमें। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16.66%, जिसका मान कितना होता है 1/6 होता है, और टाइम कितना है 2 साल, इतना दिया है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल अगर हमारा 6 है तो 1 साल में इंटरेस्ट ये मिलेगा, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 6 से कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 6 है तो एक ब्याज मिल गया, तो कितना हो जाएगा ये 7। 6 का 16.66% कितना, एक, मतलब एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर दूसरे साल कितना, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कई बार बताई हैं। तो ये हमारा कितना आएगा 36, यहाँ 49। तो एक बात बताइए, अगर हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे क्या बोला है x, तो 36 यूनिट बराबर x, तो 49 यूनिट का मान नहीं निकाल सकते, यही तो आएगा ना, x/36 × 49। हम इसको क्या लिखते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा अमाउंट, क्योंकि क्या कर रहा है, अगर ब्याज पूछा होता तो हम क्या करते, 49 में से 36 घटाते और फिर ब्याज निकालते हैं, लेकिन वो बोला है ना कि जो भी अमाउंट है, यहाँ पे क्या बोला है कि 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज करती है और योजना ए से प्राप्त राशि, ना कि उसने बोला है इंटरेस्ट। तो हमने क्या लिया, पूरा का पूरा अमाउंट लिया, तो ये हमारा कितना आ गया 49/36 आ गया, ये हमारा क्या आ गया अमाउंट आ गया, आया कि नहीं। तो अब कह रहा है कि इसी अमाउंट को, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, यहाँ का अमाउंट यहाँ का प्रिंसिपल हो जाएगा एसआई के लिए, होगा कि नहीं। तो ये कितना है 49/36x। अब कह रहा है 3 वर्षों के लिए। आप बात बताइए कि एसआई हमारा कितना, एक साल में अगर 15% मिल रहा है तो 3 साल में कितना 45%, किसका, प्रिंसिपल का। अब प्रिंसिपल हमारा क्या है, यही तो है, तो 49/36 इंटू एक्स गुणित कितना 15 या 45% मिलेगा प्रिंसिपल का, तो परसेंटेज हटाया तो 100 से गुणा इंटू 2205। आप चाहो तो PRT/100 कर सकते हो, पी का मान तो मिल गया, आर का कितना करोगे 15%, टी का मान कितना 15 या 45 करोगे बटा 100 करोगे, वही तो हमने लिखा है। ठीक, तो अब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 5 से कर देते हैं, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 1 का 5, 5 9 45, 9 चौके 36। ठीक, यहाँ कितना आएगा, ये कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 9 चौका 36, 9 बार जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 400 का गुणा 9 में किया तो एसआई हमारी कितनी है, सॉरी ये एसआई नहीं, एक्स का मान कितना जाएगा हमारा, क्योंकि एक्स बराबर कितना है, यही तो है हमारा, इतना तो सॉल्व कर रहे हैं हम, कितना आया, अब इसका मान कितना आएगा 3600, यहाँ पे x है ना, x का मान कितना आ गया 3600, तो कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है ठीक ठाक, तो आप माइंड में करते कि यहाँ पे अगर 16.66% दिया, तो जाहिर सी बात है कि इसका रेशियो क्या आएगा प्रिंसिपल एंड अमाउंट का, 6 7 6 7 मतलब 36 49 49। आप कहोगे कि 49 अमाउंट मिला 36 पे, तो x पे कितना मिला, x से गुणा कर देते। ठीक, ये हमारा है गया अमाउंट, इसके लिए एसआई के लिए, सॉरी सीआई के लिए। तो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, जो अभी अगले आगे दे रहे हैं उसका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक साल में 15% ब्याज मिल रहा है, 3 साल 45%, जो कि किसके बराबर है 2205 के बराबर है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें मिल जाता 3600। तो आपको इतना सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है ये आप बताइए, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, बिना प्रैक्टिस किए ऐसा नहीं है कि आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है,
तो चलिए, आपने सॉल्व कर लिया, नहीं सॉल्व किया तो पढ़ तो लिया ही होगा। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। कह रहा है कि राजू को एक कार्य को पूरा करने में शिवम से 9 दिन अधिक लगते हैं, जबकि शिवम की कार्य क्षमता राजू से 30% अधिक है। तो राजू, शिवम और तन्मय को मिलकर एक कार्य करना शुरू किया, तीनों ने मिलकर, और 10 दिनों में कार्य पूरा कर लिया। तो ज्ञात कीजिए कि तन्मय और राजू मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या है कि वो बोल रहा है कि जबकि शिवम और कार्य क्षमता राजू से कितनी है, 33% अधिक है। तो मैंने क्या कहा है कि पहले आप परसेंटेज वाला सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एक बात बताइए कि 30% का मान कितना होगा, 3/10 निकाल सकते हैं भाई। 30/100 करोगे, एक जीरो से एक जीरो, 3/10 ही तो आएगा। कह रहा है कि जबकि शिवम की कार्य क्षमता राजू से, तो राजू हमारा ये है, तो शिवम का कितना होगा भाई, 10 का 30% कितना होगा, 3, सॉरी, तो 3 अधिक बोला है ना, तो शिवम कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पे हमें किसका मिल गया, शिवम और राजू की इफिशियंसी मिल गई। कार्य क्षमता मतलब क्या, इफिशियंसी, इफिशियंसी का रेशियो मिल गया। शिवम का कितना, 13, राजू का कितना, 10, ठीक। तो आप बताइए कि अगर ये दोनों एक ही वर्क कर रहे हैं तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, ठीक। अगर आप इफिशियंसी निकालना चाहो तो क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो टोटल वर्क अगर इन दोनों का सेम है तो ये कांस्टेंट है, तो इफिशियंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, 1/टाइम के। तो कहने का अर्थ है कि दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं, वर्क सेम है, तो यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या आएगा इनका, इफिशियंसी का उल्टा, 10 और 13 का रेशियो आ जाएगा, ठीक। तो आप बताइए कि शिवम जो है, राजू जो है वो शिवम से कितना अधिक टाइम ले रहा है, 3 यूनिट, क्योंकि ये 10 है ये 13 है, यूनिट रेशियो में है, तो ये कितना, 3 यूनिट मान लेते हैं ज़्यादा है। तो कह रहा है राजू एक कार्य को पूरा करने में शिवम से 9 दिन अधिक लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तो 3 यूनिट अधिक ले रहा है, लेकिन वो कह रहा है 9 दिन अधिक ले रहा है। तो 3 यूनिट बराबर कितना, 9 दिन। तो 1 यूनिट का मान कितना, 3 दिन। तो एक बात बताइए कि राजू पूरा कार्य करने में कितना ले रहा है, 39 डे ले रहा है, और शिवम कितना ले रहा है, 10 या 30 दिन ले रहा है। आप देख लो अब कि 9 दिन ज़्यादा ले रहा है कि नहीं, 9 दिन ज़्यादा ले रहा है ना। अब कह रहा है कि राजू, शिवम और तन्मय मिलकर एक कार्य करना प्रारंभ शुरू करते हैं। तो आप बताओ कि वो कार्य करना शुरू करते हैं, तो राजू और शिवम की तो हमें पता है इफिशियंसी रेशियो, तन्मय की हमें नहीं पता। तन्मय की पता है, नहीं पता ना, तो हम मान लेते हैं तन्मय की x है। क्या मान लिया हमने, x है। तो ये कि क्या है, तीनों तीनों अभी रेशियो में है कि नहीं, तीनों क्या है, रेशियो में है। तो आप क्या करो कि इनको रेशियो से हटाओ, तो हम मान सकते हैं ना कुछ भी, कितना, 13a मान लिया इसकी इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी 10a मान लिया, इसकी कितनी हो जाएगी, xa हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आप नहीं भी मानते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप मान लीजिए, क्योंकि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। क्योंकि जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि हमें मानना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये रेशियो से हट गए, 13a 10a और x a। कह रहा है ना, तीनों मिलकर काम को शुरू करते हैं और 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो अब इनका बताओ टोटल वर्क कितना आएगा, बता सकते हो कि नहीं, कितना आएगा टोटल वर्क, इफिशियंसी इंटू टाइम, यही तो होता है। तो टोटल इफिशियंसी भाई, तीनों अगर साथ मिल कर रहे हैं तो तीनों की इफिशियंसी जुड़ेगी, तो इसका कितना होगा, 10, 13, 10 और प्लस कितना, xa, ये तीनों की इफिशियंसी, टाइम 10 दिन, ठीक। कह रहे हैं ना, वही काम कितना है, सारा इतना इतना इतना, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये टोटल वर्क है अगेन का। अब आप बताओ कि काम तो सेम है, यहाँ भी जो काम कर रहे थे, यहाँ भी जो काम कर रहे हैं, काम सेम है। यहाँ से हम काम निकाल सकते हैं कि नहीं इनका, यहाँ पे देखा जाए तो ये 30 दिन काम कर रहा है, और कितने की इफिशियंसी है, 13 की। तो यहाँ भी तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं हम, इफिशियंसी कितनी है, ये 13 एक इफिशियंसी से 30 दिन काम कर रहा है, काम तो वही हो रहा है, एक ही काम की बहुत बात हो रही है। चाहे तो आप यहाँ से निकाल लो कि 39 दिन में काम कर रहा है, 10 एक इफिशियंसी से, काम तो ये भी वही कर रहा है।
चाहे जिसकी निकाल लो, आप इसकी निकाल लो या इसकी निकाल लो, काम एक ही है सबका, ठीक है। तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क क्या हो जाएंगे आपस में, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ये 2 मान लो चाहे, तो बराबर कर सकते हो कि नहीं से। तो अब सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 13 10 23a प्लस एक्स ए, ठीक, और गुणित 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13a गुणित 30, टोटल वर्क दोनों का, 10 से 0 कैंसिल। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आप चाहो तो a कॉमन कर सकते हो, a कॉमन कर लिया तो कितना आएगा, यहाँ ए सब में है, यहाँ भी a है, तो कैंसिल हो जाएगा। और ये 13 इधर लाते हैं, 13 39, ठीक, 23 को इधर लाते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 16, x बराबर कितना 16 आ गया हमारा, कितना आ गया x बराबर 16। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाए, x की जगह रख दिया ये, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 16, ये मिल गया हमें। तो कह रहा है ना, ज्ञात कीजिए कि तन्मय और राजू मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तन्मय प्लस राजू द्वारा टाइम कितना लिया गया, टाइम बराबर क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा वर्क बटा इफिशियंसी, बता ना, टोटल वर्क बराबर इतना, तो अगर टाइम चाहिए तो क्या होगा वर्क बटा इफिशियंसी, वर्क कितना है कोई भी एक उठा लो, हम उठा लेते हैं यही वाला 13a गुणित 30। अब इफिशियंसी किसकी किसकी चाहिए, राजू और तन्मय की, तन्मय और राजू की। तन्मय कौन सा है, तन्मय की 16a है, और राजू की कितनी है 10 है, ये और ये, तो कितना होगा 26 है, ए से ए कैंसिल, 13 दूना 26, तो ये कितना 15, तो कितने दिन में पूरा करेंगे 15 डेज में। कौन सा सही है हमारा, सी। तो ये आपने देखा नहीं कैंसिल हो गया। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन अगर आपको अभी आदत नहीं है तो आप मान के चलो, क्योंकि जब माने रहोगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, जब समझ में आ जाएंगी तो आप अपने से ही शॉर्ट मेथड बनाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका बस। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है 2 वर्ष पहले प्रकाश की आयु, प्रकाश भानु आशीष की वर्तमान आयु के औसत के बराबर थी। आशीष भानु से 2 वर्ष छोटा है और प्रकाश से 4 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो किसकी किसकी बात हो रही है, आशीष की, भानु की और प्रकाश की। आशीष, प्रकाश, भानु और प्रकाश हमने मान लिया। तो कह रहा है ना कि आशीष जो है भानु से 2 वर्ष छोटा है। अगर हम आशीष की आयु x मान लें, प्रेजेंट एज, तो भानु क्या है, भानु से 2 वर्ष छोटा है ये कौन, आशीष, तो ये जाहिर सी बात है कि 2 वर्ष बड़ा होगा तभी ने। अब देखिए ये x + 2 वर्ष है, ये x वर्ष है, मतलब 2 वर्ष छोटा है कि नहीं। कह रहा है और प्रकाश से 4 वर्ष छोटा है कौन, और लग गया तो बात हो रही है आशीष से, और कॉमा लगता तो भानु से बात होती, और लग गया तो आशीष से बात हो रही। आशीष जो है प्रकाश से 4 वर्ष छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि ये 4 वर्ष बड़ा होगा प्रकाश आशीष से। अब देख लीजिए प्रकाश से 4 वर्ष छोटा है कि नहीं छोटा है, तो ये इतना मिल गया हमारा क्या, प्रेजेंटेज। अब आ जाते हैं, कह रहा है 2 वर्ष पहले प्रकाश की आयु, 2 वर्ष पहले प्रकाश की आयु कितनी थी, 2 वर्ष पहले प्रकाश की आयु कितनी थी, अभी कितनी है x + 4, तो x + 2 सॉरी x + 4 - 2 यही होगी एज। अब कह रहा है प्रकाश भानु और आशीष की वर्तमान के औसत की आयु बराबर है, तो तीनों को जोड़ के औसत निकाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3x + 2 4 6, इनका औसत कितना 3, तो ये कितना होगा 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, x + 2, यहाँ पे भी क्या आ गया x + 2। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि x का मान कुछ हमें मिलेगा भाई, दोनों समीकरण ये भी हमने यूज़ कर लिया, ये भी हमने यूज़ कर लिया, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे x + 2 बराबर इधर, x + 2 बराबर इधर। तो क्या हमें x का मान यहाँ से कुछ मिल रहा है,
नहीं मिल रहा है। जब तक अब एक्स का मान नहीं मिल पाएगा हमें, अब अगर एक्स इधर लेके जाओगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है, इसे हम कैन नॉट बी डिटरमाइन, उनसे ज्ञात ही नहीं कर सकते। भाई दोनों समीकरण का यूज हमने कर लिया और हमारा एक्स का मान ही कुछ नहीं आया, तो हम रखेंगे कहाँ पे यहाँ। अगर एक्स का मान नहीं आया तो ए बी और पी में मान कैसे रखेंगे हम। आशीष भानु प्रकाश का मान प्रेजेंटेज की नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तो इसलिए क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था आपको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है और ये प्रॉफिटेबल आपके लिए है, ठीक, तो वीडियो लाइक करके जाएं, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो की प्रॉफिट मिल सके, वो भी अपनी स्पीड इंप्रूव कर सके, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप बैंकिंग के लिए कर रहे हैं तभी आप आइए, ऐसा नहीं है। आप किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, इससे क्या होगी, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, ठीक है। आपका बेसिक क्लियर रहेगा, तो आप धीरे धीरे बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कर जाओगे। लेकिन क्या है, बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।